तो फिल्म की शुरुआत होती है 1986 से। हम माँ बेटी को फील्ड्स में खेलते हुए दिखते हैं और अचानक डर के मारे वो चिल्लाने लगते हैं क्योंकि फील्ड्स में बहुत सारे इंसानी जिस्म के पार्ट्स पड़े थे, यानी किसी इंसान को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर यहाँ फेंका गया था। ये सब कैसे हुआ था ये दिखाने के लिए जाती है कहानी एक रात पीछे। रिपोर्ट थी कि रात में मेटेओर शॉवर होगा, यानी बहुत से छोटे बड़े मेट्रॉइड्स आकर जमीन पर गिरेंगे, जिन्हें देखने के लिए बहुत से लोग रिलैक्स पॉइंट पर पिकनिक मनाने के लिए आ गए थे ताकि यहाँ से वो आराम से ये मेटेओर शॉवर देख सकें। इन्हीं में 3 दोस्तों का एक ग्रुप भी था जो पिकनिक मनाने जा रहा था। मूवी में इसी पॉइंट पर हमें मेटेओर शॉवर से रिलेटेड लोगों की सोच भी बताई जाती है। पहले के लोग माना करते थे कि जब भी मेट्रॉइड जमीन पर आकर गिरते हैं तो बस तबाही या वबाएं लेकर आते हैं, जिससे इंसानी जानें खतरे में पड़ जाती हैं। कुछ रिलीजियस लोगों का मानना तो ये था कि जब दुनिया में बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो गॉड सबक सिखाने के लिए गुस्से में मेट्रॉइड्स को जमीन पर फेंकते हैं, इंसानों की सजा के तौर पर। खैर मूवी दोबारा कंटिन्यू होती है और हम कैस्टर के ग्रुप को देखते हैं जो जब जंगल से गुजर रहे थे तो इन्हें रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया, जो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा पोपॉय ही था। वो इन्हें यहाँ से वापस जाने की सलाह देता है और मेट्रॉइड्स के खतरे का भी बताता है, पर ये लोग जब उसकी बात नहीं सुनते तो वो यहाँ से चला जाता है और ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। पिकनिक साइट पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इनके 2 दोस्त पहले से ही यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने यहाँ पर सारी पिकनिक की तैयारी भी कर ली थी। कैस्टर की बहन ओलिव यहाँ सब कुछ चेक करने के लिए जाती है और थोड़ी ही दूरी पर देखती है कि 2 लड़के बेरहमी से एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। वो जब उन्हें रोकने लगी तो उन्होंने गंदी नजर ओलिव पे ही रख ली, लेकिन जब देखा कि ओलिव के पीछे उसके भाई और दोस्त भी हैं, तो वो दोनों लड़के वहाँ से डरकर भाग गए। ये लोग इस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए यहाँ आए। इस बूढ़े आदमी के हाथ एक कॉमिक बुक थी जिस पर वो बहुत बिलीव करता था और वो इन सब से कहता है तुम मानो या ना मानो, ये मेट्रॉइड्स, ये कॉमिक यहाँ के इंसानों को म्यूटेंट्स बना देंगे, एक अलग ही क्रिएचर में बदल देंगे। वो भी इनसे यही कहता है कि बहुत बुरा होने वाला है यहाँ पर, कुछ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। ये मेटेओर्स ईवल हैं, शैतानी है, लेकिन ये बच्चे उसकी बात अभी भी नहीं मानते और उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे पकड़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनके 2 दोस्त और भी आ गए जो उन सबके लिए ड्रग्स लेकर आए थे और ये लोग ड्रग्स लेकर अब नशे में धुत हो गए। शाम भी हो गई थी और हमें यहाँ पर दी पोपॉय को दिखाया गया जो अपने लिए फिशिंग कर रहा था और तभी मेटेओर शॉवर भी शुरू हो गया। पोपॉय ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इसी दौरान एक छोटा सा मेट्रॉइड आकर उसकी सिगार के अंदर गिर गया। पोपॉय को उस बारे में पता ही नहीं चला और उसने सिगार इनहेल कर ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी हालत मरने के करीब हो गई थी। वो तड़पने लगा था, लेकिन तड़प तड़प कर वो मरा नहीं बल्कि उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगी। उसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स बड़े हो गए और वो एक म्यूटेंट इंसान बन गया। म्यूटेंट इंसान बनते ही उसकी सारी तकलीफें भी खत्म हो गई। वो अब फिशिंग छोड़कर पानी से बाहर निकल आया और उसके सामने आ गए वही दोनों लड़के जो पहले भी एक बूढ़े आदमी को बुली करते हुए दिखाए गए थे। वो इसे भी बुली करने का सोचते हैं और एक लड़का आकर पोपॉय को पंच कर देता है। दोनों ही लड़के इस टाइम नशे में धुत थे। पोपॉय को उसकी इस हरकत से इतना गुस्सा आया कि पोपॉय ने उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार दिया और पंच मारते ही उस लड़के का चेहरा टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और यहीं पर उसकी मौत हो गई। इसी लड़ाई के दौरान पोपॉय का पाइप भी टूट गया था, इसीलिए वो इसी लड़के की हाथ की हड्डी तोड़कर उसे अपनी सिगार पाइप के तौर पे यूज करने लगता है। जो लड़का मरा था उसका दूसरा साथी भागते हुए जाकर ओलिव के पूरे ग्रुप को वार्न करता है कि यहाँ पर एक भयानक आदमी उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन ये लोग उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उसकी वार्निंग को टाल देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि वो लड़का पूरी तरह खून में लथपथ था। अब इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का चला जाता है वॉशरूम में। इसी दौरान वॉशरूम की जरूरत पोपॉय को भी पड़ जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और वो लड़का उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। पोपॉय उसे ऐसे देखने पर उसका सर पकड़ लेता है और इतनी जोर शोर से घुमाता है कि उसका सर टूटकर पोपॉय के हाथ में आ जाता है। सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद पोपॉय ने बेदर्दी से उसका सर साइड पे फेंक दिया जैसे वो एक रैपर हो और फिर उसी की बॉडी के ऊपर बैठ गया। आखिरी मर्तबा उस लड़के के सर को दिखाया गया जिसकी आंखें बहुत ही डरावने अंदाज में हिल रही थी और आखिर फिर वो पूरी तरह मर गया। दोबारा अब हम इनके ग्रुप को देखते हैं जिसमें से एक कपल टेंट में चला जाता है और बाकी चारों लोग आसमान के नीचे लेट कर
मेटियोर शॉवर के सीन्स एंजॉय करने लगते हैं। बातों ही बातों में इन्हें अंदाजा होता है इनका जो साथी वॉशरूम में गया था वो अभी तक आया नहीं। ये डर जाते हैं और उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं और इतनी ही देर में इनके टेंट्स के करीब आ जाता है पोपॉय। टेंट के अंदर वो कपल था। पोपॉय ने जाते ही लड़के के सर के अंदर उसके हाथ में मौजूद हड्डी स्टैब करते हुए उसे मार डाला, जिसके बाद उसने लड़की को मारने के लिए भी उसका सर घुमाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर इन चारों को अभी तक अपना बिछड़ा हुआ साथी नहीं मिला था। ये लोग दो में बटकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। कैस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी तरफ चले जाते हैं, जबकि ऑलिव और उसके साथी दूसरी तरफ। इन्हें यहाँ पर एक मेटियोर पड़ा हुआ मिलता है, जबकि दूसरी तरफ कैस्टर और उसके साथी को मिल जाती है अपने साथी की लाश, जिसके ऊपर सर भी नहीं था। ये लोग इसे देखकर बुरी तरह घबरा गए। इन्होंने भी चीख मारी, जबकि दूसरी तरफ ऑलिव ने भी चीख मारी। अब ऑलिव ने क्यों चीख मारी थी? ऑलिव को उसकी साथी प्रपोज करने लगी थी, लेकिन चीख मारने की वजह ये प्रपोजल नहीं था। ठीक प्रपोज करने के टाइम पे ही एक मेटियोर आकर उस लड़की के सर के आर पार हो गया जो ऑलिव को प्रपोज कर रही थी, और ये भयानक अपनी आंखों के सामने मौत देखकर ऑलिव की चीख निकली थी। डरकर उसने दोबारा कैंप की तरफ जाने का डिसाइड किया और वहाँ कैस्टर और उसकी साथी भी कैंप की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ही इन तीनों का टकराव हो गया। तीनों ने ही चीख मारी और डर कर यहाँ पर दोनों ही डरावनी न्यूज एक दूसरे को शेयर कर दी। इनका डर और भी बढ़ने लगा था। अब तो इन्हें पछतावा हो रहा था कि इन्होंने यहाँ के लोगों की बातें क्यों नहीं मानी। बार बार लोग इन्हें यहाँ से जाने को कह रहे थे। खैर ये लोग फैसला कर लेते हैं कि ये लोग जल्दी वापस निकल जाएंगे, लेकिन कैसे निकलते? कैंप के पास जाकर देखा कि पोपॉय बड़े आराम से वहाँ पे बैठा एंजॉय कर रहा था और ये तीनों हैरान परेशान रह गए कि वो बूढ़ा आदमी जिसे इन्होंने दोपहर में देखा था वो अब इतना ताकतवर कैसे हो गया था? ऐसा क्या जादू हुआ था उस पर? अब ये लोग परेशान थे कि ये लोग भागे कैसे, क्योंकि इनकी कार की चाबी भी टेंट में थी जिसके आगे पोपॉय बैठा था। ऑलिव ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर टेंट तक जाएगी। रेंगते हुए छुपते छुपाते वो टेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ वो बाकी दोनों की लाश देखकर तो डर गई, लेकिन फिलहाल उसने शोर नहीं मचाया क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था। चाबी लेकर यहाँ से बाहर निकलना था। अभी तक उसे लग रहा था कि पोपॉय उसे नहीं देख पाया, लेकिन ये उसकी भूल थी क्योंकि पोपॉय ने ही एकदम से उसकी टांगे पकड़कर उसे टेंट से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि पोपॉय ऑलिव को खत्म कर देता, अपनी बहन को बचाने के लिए पीछे से कैस्टर पोपॉय का ध्यान भटकाता है और उसे अपनी तरफ लगा लेता है। ऐसे ऑलिव की जान बच जाती है और वो जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी दूसरी साथी तक पहुंचती है। और ये दोनों जब तक अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो दुख से इनका बुरा हाल हो जाता है क्योंकि एक मेट्रॉइड ने इनकी पूरी कार तबाह कर दी थी। अब इन्हें कैस्टर का भी ख्याल आ गया, उसकी भी तो जान खतरे में थी। तब ऑलिव ने बताया कि मैं और कैस्टर अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे करीब एक खाली फैक्ट्री है, मैं जानती हूँ जरूर कैस्टर वही गया होगा। ये लोग भी उससे बचाने के लिए वहीं निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अब रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्हें उस बूढ़े आदमी की लाश के टुकड़े टुकड़े भी मिले, जिस बूढ़े आदमी ने इन्हें कहा था कि कॉमिक इवल है और वो तबाही लेकर आएगा। इससे पहले कि ये लोग कैस्टर को ढूंढने कहीं और जाते, पोपॉय कैस्टर को लेकर इनके सामने आ गया। कैस्टर को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड फौरन उसके करीब गई, लेकिन पोपॉय ने एक हाथ मारते हुए उसके मुंह को ही तोड़ दिया और वो वहीं पर मर गई। जिसके बाद उसने कैस्टर को यहाँ पर मौजूद एक केमिकल के टैंक में डाल दिया और उसे पूरी तरह गला दिया कि उसकी लाश की हड्डियां तक ना मिले। अब बच गई थी ऑलिव, जो अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री तक भाग जाती है और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो उसे सारी बात बताती है कि किस तरह एक आदमी उनके पीछे पड़ा है और ग्रुप के सारे मेंबर्स को मार चुका है। ऑलिव की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे बुरा भला कहने लगा। उसकी बातों से ऑलिव और डर गई, लेकिन इस सब में काम की बात उसने ये बताई कि उसने ऐसी सिचुएशन से और ऐसी चीजों से लड़ने के लिए कुछ बनाया हुआ था। वो क्या था दिखाया तो नहीं गया, लेकिन ऑलिव ने जब वो देखा तो वो हद तक रह गई। तभी बाहर से इन्हें दोबारा आवाज आ गई। बूढ़े आदमी ने ऑलिव को यहीं पे रुकने को कहा और खुद अपनी व्हील चेयर के साथ बाहर चला गया। बाहर जाते ही होना क्या था, पोपॉय ने इस आदमी को भी पकड़कर अपने हाथ में मौजूद हड्डी से मार कर खत्म कर दिया। इसी सब के दौरान ऑलिव भी भागकर बाहर आ गई। वो पोपॉय से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना पोपॉय के बाएं हाथ का खेल था। पोपॉय उसे साइड पे कर देता है। इससे पहले कि पोपॉय उसे मारता, ऑलिव की किस्मत एक और मर्तबा चल जाती है और यहाँ पर वही जख्मी हुआ लड़का आ जाता है जिसने सबसे पहले आकर इन्हें पोपॉय के बारे में अलर्ट दिया था। वो लड़का पोपॉय के ऊपर हमला करता है,
उसके सिगार से चलता हुआ मेट्रॉइड निकालकर उसी के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला पोपॉय को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ज्यादा दिला देता है। इसलिए पोपॉय उस लड़के को एक हाथ से ही नीचे गिराते हुए उसके मुंह पे अपना पाँव रख के उसका मुंह बुरी तरह से कुचल देता है और उसे मार देता है। अब वो मेट्रॉइड जो पोपॉय ने गिराया था वो लग गया था ऑलिव के हाथ। ऑलिव ने जैसे ही उठाया तो उसके हाथ जलने लगे, लेकिन ऑलिव ने उसे छोड़ा नहीं और जाकर डाल दिया एक चैन सॉ मशीन के जनरेटर में, जिससे ये बड़ा सा चैन सॉ चलने लगा। यही चैन सॉ तो असल में उस बड़े आदमी ने बनाया था, जिसके बारे में उसने ऑलिव को भी बताया था। ऑलिव बहुत ही हिम्मत से इस चैन सॉ को चलाते हुए पोपॉय के पास पहुंच गई, लेकिन पोपॉय भी इस तरह हार मानने वाला नहीं था। उसने भी इर्द गिर्द कुछ टूल ढूंढे और उसे सिर्फ मिली एक हथौड़ी, जिससे वो ज्यादा अच्छे से लड़ तो नहीं सकता था क्योंकि सामने चैन सॉ था। ऑलिव ने बड़े ही अच्छे से दिमाग लगाया और एक ही वार में पोपॉय की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद उसे लगा कि फाइनली उसकी पोपॉय से जान छूट गई है। वो यहाँ से चली गई, लेकिन सुबह होने पर हमें दिखाया गया कि पोपॉय की लाश वहाँ पे नहीं थी, जिसका मतलब कि पोपॉय अभी जिंदा था। ऑलिव भी जो रात यहीं पर सो गई थी, सुबह उठने पर जब उसने ये नजारा देखा तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। ऑलिव जानती थी कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो उससे लड़ने की तैयारी में लग जाती है। कहानी में कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और हमें न्यूज के जरिए पता चलता है कि पोपॉय अब न्यूयॉर्क में पहुंच चुका था और जगह जगह तबाही फैला रहा था, और उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर हमारी सुपर वुमन ऑलिव तैयार हो रही थी। उसने एक मैकेनिकल हाथ बनाया था पोपॉय से लड़ने के लिए, और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, इस मिस्ट्री के साथ कि क्या ऑलिव पोपॉय को खत्म कर भी पाएगी या नहीं।